कहानी है जिंदगी के उतार चढ़ाव। अभय पटना घूमने आया था। वह पटना से 20 किलोमीटर दूर फतुहा का रहने वाला था। फतुहा पटना का सैटेलाइट टाउन है। वहीं के हाई स्कूल से उसने मैट्रिक पास की थी, पर 12वीं जमात में फेल हो जाने के बाद उसके पिता ने उसकी पढ़ाई छुड़वाकर अपने कारोबार में लगा दिया। अभय के पिता रामू का मछली का थोक कारोबार था। वह पिता के साथ पटना आया था। वहां गंगा किनारे बने गोलघर के ऊपर चढ़कर दूर तक फैली हुई गंगा नदी और शहर को आंखें फाड़कर देख रहा था। उसी दिन अभय से थोड़ी ही दूर पर खड़ी आरोही भी गोलघर की ऊंचाई से शहर का नजारा देख रही थी। उसके पिता पूरी सीढ़ियां चढ़ नहीं सके, तो आरोही को ऊपर भेजकर वे खुद बीच में ही थक कर बैठ गए। आरोही अभय से एक क्लास जूनियर थी। अचानक अभय की नजर आरोही पर पड़ी, तो वह बोला, क्यों रे छबीली, तू यहाँ भी? आरोही बोली, यह तेरे फतुहा का नुक्कड़ नहीं है, यहाँ पर तेरी दादागिरी नहीं चलेगी। अभय के पिता रामू बिहार सरकार की डेयरी का फ्रेंचाइज लेने आए थे, जो उन्हें मिल गई थी। अभय उम्र में आरोही से 5 साल बड़ा था। आरोही के पिता स्कूल मास्टर थे। उनकी 2 बेटियां थीं, आरोही और विनी। दोनों ही बहुत खूबसूरत थीं, पर आरोही जरा ज्यादा खूबसूरत थी। आरोही के पिता अपनी पत्नी से कहा करते, मेरी बेटियां बिल्कुल राजकुमारी जैसी है, मैं उनके लिए राजकुमार जैसे लड़के ढूंढूंगा। रामू ने अभय को अपने मछली के कारोबार में लगा रखा था। मछली और डेयरी दोनों से अच्छी कमाई हो जाती थी। आरोही जब स्कूल जाती, तो नुक्कड़ पर अभय अक्सर उसे छेड़ता, कभी आंख मारता, कभी सीटी बजाता, तो कभी फिल्मी गाने गाता। एक दिन जब आरोही स्कूल जा रही थी, तो अभय गाने लगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। आरोही ने भी तपाक से कहा, हर दिल जो प्यार करेगा वो जूते खाएगा, और अपनी सैंडल उतारकर उसकी ओर हवा में लहराई। अभय भी कम नहीं था। वह बोला, देखना एक दिन तू मेरे जूते चाटेगी। आरोही घर में अपने माता पिता को यह सब बताती, तो वे कहते कि बस तू आंखें झुकाकर उसकी बातों को अनसुना समझकर आगे बढ़ जाना, उसके मुंह मत लगना। आरोही 12वीं में पढ़ रही थी। उसकी माँ ने पति से कहा भी, अब इसके हाथ पीले कर दो, पर आरोही का मन आगे पढ़ने को था। उसके पिता भी यही चाहते थे। 12वीं के बाद आरोही का दाखिला फतुहा के संत कबीर विद्यानंद कॉलेज में हुआ। कॉलेज जाने के रास्ते में भी अभय अक्सर उसे छेड़ता, लेकिन वह उसे अनदेखा कर देती। अभी आरोही ने कॉलेज में पहला साल भी पूरा नहीं किया था कि उसके पिता की मौत हो गई। माँ ने आरोही की पढ़ाई छुड़ा दी। माँ और मामा दोनों मिलकर उसके लिए लड़का खोजने लगे, पर जहाँ जाते दहेज मुंह फाड़े उनका काम बिगाड़ देता। इसी बीच अभय की माँ ने उसके लिए रिश्ते की बात की। उसने कहा कि शादी का पूरा खर्च वे उठाएंगी, कोई दहेज नहीं चाहिए। उन्होंने तो अपनी ओर से 10,000 रुपए भी शादी में खर्च के लिए दिए। आरोही की माँ ने झटपट हाँ कर दी। आरोही ने मना भी किया, पर माँ ने कहा, तू विदा होगी, तभी तो तेरी छोटी बहन विनी की शादी भी जल्दी करके मुझे चैन मिलेगा। आरोही की शादी अभय से हो गई। माँ ने उसे समझाया कि बीती बातों को भूलकर अभय को इज्जत देना। माँ ने विदाई के पहले कहा, मेरी बेटी की खूबसूरती पर अभय फिदा हो जाएगा। घूंघट उठाते ही वह तुमसे बेशुमार प्यार करने लगेगा, तलवे चाटेगा, देखना। आरोही ससुराल आ गई। सुहागरात थी। वह घूंघट में लाल सितारों वाली साड़ी में फूलों से सजे पलंग पर बैठी अभय का इंतजार कर रही थी। देर रात धड़ाम की आवाज से दरवाजा खुला और अभय ने अंदर आकर जोर से सिटकिनी लगा दी। अभय के आते ही देशी शराब की बदबू कमरे में फैल गई। वह पलंग पर कूदते हुए जा बैठा, और बिना कुछ बात किए आरोही के कपड़े उतारने लगा। आरोही बोली, अरे अरे, यह क्या कर रहे हो? अभय बोला, वही जो मर्द को सुहागरात में करना चाहिए। अरे तो एकदम से ऐसे तो नहीं। आरोही बोली, चुप, मुझे सब पता है कि क्या करना है, अभय ने कहा। अभय ने आरोही को बिस्तर पर लेटा दिया। आरोही के मुंह से एक चीख निकली ही थी कि अभय ने अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया और अपनी मर्दानगी दिखाने लगा। शराब की बदबू से आरोही को घिन आ रही थी। वह चाह कर भी उसकी कैद से नहीं निकल सकी। थोड़ी ही देर में अभय की मर्दानगी खत्म हो गई और उसकी पकड़ ढीली पड़ी, तो आरोही को चैन मिला। अभय अपनी प्यास बुझाकर एक और लुढ़क गया और जल्द ही खर्राटे लेने लगा।
आरोही ने भी दूसरी ओर करवट बदल ली। वह सोचने लगी कि क्या मर्दों के लिए सुहागरात का यही मतलब होता है। अभय रोज सुबह गंगा किनारे से मछलियों की टोकरियां थोक भाव में खरीदता और अपने पुराने स्कूटर में बांधकर शहर के बाजार में बेचता। वह खुद खुदरा मछलियां नहीं बेचता था और न ही काटता था। फिर भी मछली की बदबू उसकी देह से आती थी। कभी रात को घर लौटते समय रास्ते में वह अक्सर शराब भी पी लेता। इसी तरह रोज रात में वह आरोही के पास आता और अपनी हवस पूरी कर लेता। आरोही प्यार के 2 शब्द सुनने के लिए तरस जाती। इसी तरह 2 साल बीत गए। आरोही बीच बीच में अक्सर सास ससुर से बोलती थी कि उसे आगे पढ़ना है, पर कोई उसकी बात से सहमत नहीं था। आखिर एक दिन आरोही भूख हड़ताल पर बैठ गई। उसने कहा कि उसे कम से कम प्राइवेट बीए करने दिया जाए। तब उसे पढ़ने की इजाज़त मिली। वह घर से ही पढ़ने लगी। लेकिन अभय के बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आया था। 2 साल और बीतते बीतते आरोही ने अभय में थोड़ा सा बदलाव महसूस किया। वह अब भी दारू पीता था, पर पहले से कम। अब वह उसके पास आने के पहले अक्सर नहा लिया करता। आरोही को लगा कि शायद वह जल्द ही बीए करने वाली है, इसलिए अभय थोड़ा बदलने की कोशिश कर रहा है। आरोही ने बीए पास कर लिया। उसको एक सरकारी स्कूल में लेडीज कोटे में क्लर्क की नौकरी मिल गई थी। पर समस्या थी कि यह स्कूल फतुहा से 45 किलोमीटर दूर इस्लामपुर शहर में था। ट्रेनें तो थीं, पर आने जाने के समय के मुताबिक नहीं थी। आरोही तो नौकरी करना ही चाहती थी। उसके सास ससुर दोनों भी यही चाहते थे। सरकारी नौकरी में तनख्वाह के अलावा पेंशन वगैरह भी मिलती थी। शुरू में तो अभय इसके खिलाफ था, पर बाद में माता पिता के समझाने पर वह भी मान गया। आरोही ने इस्लामपुर आकर नौकरी ज्वाइन कर ली। उसे छोड़ने अभय और ससुर रामू दोनों आए थे। उन्होंने आरोही के लिए एक कमरे का मकान किराए पर ले लिया था। साथ में एक मोबाइल फोन, एक खाट, बिछावन, स्टोव, कुछ बर्तन वगैरह भी खरीद कर दे दिए थे। अगले दिन अभय और उसके पिता रामू जब घर लौट रहे थे, तब उन्होंने बहू से कहा, सरकारी नौकरी है, काम तो नामात्र ही होगा। जब जी चाहे हाजिरी लगा कर आ जाना। सरकारी स्कूलों में तो साल में 3-4 महीने छुट्टी ही रहती है। सास ससुर और पति का भी ख्याल तुम्हें ही रखना है न। रास्ते में अभय ने कहा, आपने उस पर काफी पैसा खर्च कर दिया। रामू बोले, बेटा, इसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझ। अगले महीने से इसे तनख्वाह मिलने लगेगी। उनके लौट आने पर अभय की मां ने बेटे से कहा, छोड़ आया बहू को, अब तुम लोग और कितने दिन इंतजार कराओगे? मैं पोते पोती का मुंह देखने के लिए तरस रही हूँ। अभय चुप रहा। इधर आरोही ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। वैभव भी उसी स्कूल में टीचर था। वह स्मार्ट और हंसमुख था। वह इस्लामपुर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर नालंदा के पास एक गांव से रोज अपनी मोटरसाइकिल से आता जाता था। धीरे धीरे आरोही से उसकी दोस्ती हो गई। एक दिन बरसात में भीगते हुए वैभव शाम को आरोही के घर पहुंचा। आरोही ने दरवाजा खोला तो उसे देखकर कहा, तुम इस समय यहाँ? अंदर आओ। वैभव बोला, हेडमास्टर साहब ने कहा है कि आज से दफ्तर की चाबी तुम रखोगी। मैं तो दूर से आता हूँ, आने में मुझे देर हो जाती है। वह तो ठीक है, पर तुम तो बिल्कुल भीग गए हो। मैं तौलिया देती हूँ, बदन पोंछ लो, तब तक मैं चाय बना देती हूँ। हाँ, तुम्हारे हाथों की चाय पिए बिना जाऊंगा भी नहीं। थोड़ी देर में आरोही चाय बना लाई। चाय की चुस्की लेते हुए वैभव बोला, चाय कड़क बनी है, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। मजाक अच्छा कर लेते हो। मैं एकदम सही बोल रहा हूँ। तुम जितनी खूबसूरत हो, चाय भी उतनी ही अच्छी बनाती हो। अच्छा, बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही है। इतनी दूर जाओगे कैसे? नहीं जाऊंगा, यहीं ठहर जाता हूँ। 2 रोटियां आज ज्यादा बना देना। रोटियां तो 2 की जगह 4 बना दूंगी। मगर तुम यहाँ रुकोगे कैसे? आरोही बोली। वैभव बोला, तुम डर गई। मैंने तो यूं ही कहा था। रोज सुबह गांव में गाय बैलों को चारा खिलाना मेरा ही काम है। 1 घंटे बाद बारिश थमी, तो वैभव चला गया। पर न जाने क्यों आरोही सोच रही थी कि काश बारिश न थमी होती और वह रुक ही जाता, तो कम से कम अकेलेपन का गम तो नहीं सताता। उस दिन आरोही को तनख्वाह मिली थी। शाम को वैभव उसके घर आया और बोला, तुम्हारी पहली तनख्वाह मिली है, पार्टी तो होनी ही चाहिए।
बोलकर वैभव ने मिठाई का पैकेट उसे पकड़ा दिया। आरोही बोली, बोलो क्या चाहिए, मेरे बोलने से क्या मिल जाएगा। इतना कहकर वैभव हसरत भरी निगाहों से उसे देखने लगा। तुम कभी सीरियस नहीं होते क्या? हमेशा हंसी मजाक के मूड में रहते हो। बैठो, मैंने आलू के पराठे और मटर पनीर की सब्जी बनाई है। खाने के बाद कॉफी बनाती हूँ, तब तो मजा आ जाएगा, वैभव ने कहा। दोनों ने डिनर किया और कॉफी पी। रात के 8 बज चुके थे। आरोही वैभव को छोड़ने बाहर तक आई। वैभव ने मोटरसाइकिल स्टार्ट करनी चाहिए, पर नहीं हुई। फिर उसे याद आया, तो बोला, मैं तो भूल ही गया था कि मोटरसाइकिल रिजर्व में थी, और तेल लेना भूल गया था। अब तो यहाँ पेट्रोल पंप भी बंद हो जाता है। मैं तो घर नहीं जा सकता। दोनों कुछ देर ऐसे ही एक दूसरे को देखते रहे। आरोही कुछ बोल नहीं पा रही थी। वैभव बोला, आज की रात अपने घर में पनाह दे सकती हो क्या? आरोही ने न चाहते हुए भी हाँ में सिर हिलाया। घर में बेड तो एक ही था। उसने वैभव को बेड दे दिया। खुद रसोईघर के पास चटाई पर सो गई। नींद तो दोनों में से किसी को नहीं आ रही थी। आधी रात में वैभव पानी लेने के बहाने रसोईघर में गया, तो रास्ते में जानबूझकर आरोही से टकरा गया। आरोही बोली, क्या हुआ? कुछ नहीं, पानी लेने आया था, और गिलास लेकर उसी के पास बैठ गया। आरोही भी घबरा कर बैठ गई। तब वैभव ने उसे लेटा दिया और कहा, सॉरी, मैंने तुम्हें भी जगा दिया। आरोही मन ही मन सोच रही थी, मैं सोई ही कब थी कि जगाने की जरूरत होगी। वैभव बोला, रात में बंद कमरे में एक मर्द और एक औरत को बंद कर दिया जाए और चुपचाप रहने को कहा जाए, तो यह तो एक कठोर सजा है। तो तुम कुछ बोलो ना। क्या बोलूं? कुछ अपने बारे में ही बताओ, अपने मायके और ससुराल के बारे में। आरोही थोड़ी भावुक हो चली और उठकर बैठ गई। उसने भरी आंखों से अपनी कहानी सुनाई। वैभव ने धीरे धीरे उसके कंधे सहलाए, फिर माथे पर एक चुंबन लिया। आरोही चुपचाप बैठी रही। वैभव बोला, तुम बहुत ही बहादुर हो। तुम्हारी जितनी भी तारीफ करूं, कम होगी। इतना बोलकर वह आरोही से सटकर जा बैठा और कुछ देर तक उसके बालों को छेड़ता रहा। फिर उसके गालों को सहलाते हुए उसके होठों को भी चूम लिया और अपने आगोश में ले लिया। फिर वैभव बोला, जी चाहता है कि तुम्हें भरपूर प्यार करूं। आरोही के पूरे बदन में तरंगें उठने लगी। दोनों के सब्र का बांध भी टूट पड़ा। एक अजीब सा दर्द हुआ उसे, पर दर्द और मजे का मधुर मेल उसे बेहद अच्छा लगा। सुबह वैभव एक डब्बे में पेट्रोल लेकर आया। मोटरसाइकिल स्टार्ट कर आरोही से बोला, दफ्तर में बोल देना कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा। 2 दिन बाद अभय आरोही से मिलने आया। उस दिन छुट्टी थी। उसने आरोही से अपना पत्नी धर्म निभाने को कहा, तो वह बोली, तुम्हें अक्ल कब आएगी? दिन में इस वक्त? मुझे तो बस यही वक्त मिला है, बोलकर अभय ने उसे जबरन खाट पर लिटा दिया। अपना पति हक हासिल कर वह बोला, ला अपनी तनख्वाह दे मुझे, बापू ने मांगी है। आरोही बोली, कुछ तो मैं अपनी माँ को दूंगी और कुछ अपने खर्च के लिए रखूंगी, बाकी पैसे देती हूँ, ससुर जी को दे देना। अभय ने जबरन और पैसे छीनने चाहे, तो वह गरज उठी, इसके आगे कोई हरकत की तो पुलिस को बुलाऊंगी और अभी शोर मचाऊंगी। जितने पैसे आरोही दे रही थी, उतने लेना ही अभय ने ठीक समझा। वह जाने लगा, तो आरोही बोली, पैसे के लिए तुम्हें दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं है, मैं ससुर जी के अकाउंट में भेज दिया करूंगी। अभय चला गया। उसके बाद लौटकर वह आरोही के पास नहीं आया। आरोही और वैभव का मिलना जुलना चलता रहा। आरोही को उससे कोई शिकायत नहीं थी। बीच बीच में वह अपनी माँ के यहाँ जाती थी। माँ जब ससुराल का हाल पूछती, तो बोल देती कि सब ठीक है। आरोही 2-3 बार अपनी ससुराल भी गई, तो पता चला कि अभय ज्यादातर घर से बाहर ही रहता है। घर में बोलता था कि आरोही के पास जाता रहता है। इसी तरह तकरीबन 2 साल बीत गए। वैभव के साथ उसका रिश्ता उसी तरह चलता रहा। आरोही की तबीयत कुछ गड़बड़ चल रही थी। वह लेडी डॉक्टर के पास गई, तो पता चला कि वह पेट से है। आरोही ने वैभव से कहा, तो वह उसे ही समझाने लगा, तुम्हें सावधानी बरतनी चाहिए थी, अब भी वक्त है, तुम अपना बच्चा गिरवा लो। क्यों तुम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो? इसे हम दोनों को मिलकर हल करना होगा। मैं बच्चा नहीं गिरवा रही, क्यों ना हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लें। अभय का कोई अता पता नहीं, मैं उससे तलाक ले लूंगी, हमारी शादी नहीं हो सकती।
क्यों? इसलिए कि मैं शादीशुदा हूँ। मेरे बीवी बच्चे हैं। पर तुमने तो कहा था कि घर पर सिर्फ तुम्हारे बूढ़े माता पिता हैं। सच बोलने पर क्या तुम अपने पास आने देती? तो क्या मैं तुम्हारे मनोरंजन का साधन थी? तुम जो भी समझो, मैं इस बच्चे का बाप नहीं हो सकता। मैं तो तुम्हारी जिस्मानी जरूरतें पूरी कर रहा था। आगे की कहानी देखिए अगले भाग में। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।